ओके सो आज हम करने वाले हैं जेई मेन के पीवाईक्यूज और हम लेंगे काइनेमेटिक्स का। हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो हम काइनेमेटिक्स से शुरुआत करेंगे और हम जो भी पिछले सालों में कुछ क्वेश्चंस आए हैं काइनेमेटिक्स के जेई मेन में, ये आप लोगों के लिए एक बहुत रिवीजन शॉर्ट होगा, ठीक है। और चूंकि हम इसको चैप्टर वाइज ले रहे हैं तो आप भी इसको अपना चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकते हैं। और आइए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए अपन शुरू करते हैं। सो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, जेई मेन 2024 का आया था, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये अप्रैल शिफ्ट में आया था, है ना। तो क्वेश्चन है दो कार्स, टू कार्स which are traveling towards each other at a speed of 20 meter per second each. When the cars are 300 meter apart, both the driver apply brakes and the cars retard at the rate of 2 meter per second square. The distance between them and then they come to rest is. तो ये दो कार्स है हमारे पास, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है। और दोनों की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों का एक्सेलरेशन है, दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड हो रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्ड हो रहे हैं। इनिशियली इनके बीच की डिस्टेंस है 300 मीटर, इनिशियली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 300 मीटर है। एंड कार रिटार्ड एट द रेट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम टू द रेस्ट। और जब वो रिटार्ड हो रही है तो ऑब्वियसली कि रिटार्ड हो रही है तो इनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो हो रही होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यू रिलेटिव की तो वो तो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। हम बात करते हैं ए रिलेटिव की तो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिटार्डेशन है तो मैं नेगेटिव लगा सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि फाइनल जो स्पीड होगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल स्पीड तो जीरो हो जाएगी, यू स्क्वायर हो जाएगा 40 यानी कि 1600 माइनस 2 जो कि ए नेगेटिव है इंटू 4 इंटू एस। क्या ये समझ में आया? तो s इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1600 अपॉन 8 विच इज 200 मीटर। यानी कि जब तक ये दोनों पास आएगी तब तक ये दोनों 200 मीटर ट्रेवल कर चुकी होगी। तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? उनके बीच की डिस्टेंस रह जाएगी 100 मीटर। और देख लेते हैं आंसर सही है या नहीं है। बिल्कुल ये आंसर हमारा सही है, तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड। बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल 2-3 अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हर 3 साल में मैं ये पैटर्न देख रहा हूँ कि इस तरह का सवाल रिपीट हो रहा है। पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन covers half the distance with the speed 6 meter per second, other half is covered in the 2 equal time intervals। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है और लेट्स से ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तो लेट्स से कि ये डिस्टेंस है d, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी d/2, ये डिस्टेंस भी हो जाएगी d/2। पहला हाफ जो ट्रेवल कर रहा है वो 6 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। 2 इक्वल टाइम इंटरवल मतलब कि इसका भी जो टाइम इंटरवल है t है, इसका भी टाइम इंटरवल t है। और पहला वाला जो टाइम इंटरवल है लेट्स से कि 9 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है और दूसरा वाला टाइम इंटरवल लेट्स से कि 15 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है। और हमसे पूरे पाथ की एवरेज स्पीड पूछी है, पूरे पाथ की एवरेज स्पीड पूछी है। देखिए हमें मालूम है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना वो सिंपल सा होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। याद रखिए हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आपको यही लगाना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और टोटल टाइम निकालना है। तो देखिए अगर ये t टाइम माना मैंने तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये तो हो जाएगी 9t। क्या समझ में आ रहा है? स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। इसी तरह अगर ये t माना और ये स्पीड 15 है तो ये भी स्पीड हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 15t। तो यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, है ना, यानी कि मैं बोल सकता हूं a b और c। तो bc अगर मैं BC बोलूंगा तो BC की डिस्टेंस क्या आ जाएगी 24t। और चूंकि B मिड पॉइंट है तो AB भी 24t हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस A से लेकर C तक की जो जाएगी टोटल डिस्टेंस वो हो जाएगी 48t। ये तो मेरी डिस्टेंस आ गई, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा t भी साथ चल रहा है ना, मेरा यहाँ पर t भी साथ चल रहा है। तो मुझे की को किसी न किसी तरीके से एलिमिनेट करना पड़ेगा, टी को किसी न किसी तरीके से एलिमिनेट करना। अब टोटल टाइम की बात करूं तो देखिए इतनी यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? 2t टाइम लगा। क्या यहां से यहां तक जाने का टाइम निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल a टू b, अच्छा a टू b की डिस्टेंस कितनी है 24t और स्पीड कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन हो जाएगा 4t। तो देखिए टोटल डिस्टेंस 48t आ गई, ये आ गया 4t और ये आ गया 2t।
समझ में आ रहा है? ये टोटल डिस्टेंस 40-80 आ गई, ये टाइम आ गया 40, ए से बी तक का 40 आ गया, बी से सी तक का 2t आ गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम 60 हो गया। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस तो होगी 40-80, टोटल डिस्टेंस तो क्या होगी 40-80, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा यहां से यहां तक तो 4t और यहां से यहां तक 2t, तो ये हमारा हो गया एक तरह से, मैं यहां पर नीचे से कैलकुलेशन कर लेता हूं इसकी, तो 48t अपॉन 6t, 8 मीटर पर सेकेंड। सो बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल हमें और भी आएंगे। आइए अपना आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर सही है, 59% लोगों ने जिन्होंने अटेम्प्ट किया है इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक क्लॉक है जिसके 75 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड एंड रेस्पेक्टिवली। तो मिनट हैंड की जो लंबाई है, मिनट हैंड है उसकी जो लंबाई है वो है 75 सेंटीमीटर, नहीं मिनट हैंड छोटी है 60 सेंटीमीटर है, और जो सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड है वो है 75 सेंटीमीटर। ओके, इन 30 मिनट्स ड्यूरेशन द टिप ऑफ द सेकंड हैंड विल ट्रेवल x डिस्टेंस मोर देन द टिप ऑफ द मिनट हैंड। तो देखिए ये मिनट हैंड की लंबाई है 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेकंड हैंड की लंबाई है। अगर हम क्लॉक बनाते हैं तो हम सब जानते हैं कि अगर मिनट हैंड ये होती है तो सेकंड हैंड ऐसी होती है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि 30 मिनट्स में जो टिप होगी सेकंड हैंड की वो कितना ज़्यादा चलेगी। हमें मालूम है कि जो सेकंड हैंड की स्पीड होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। भाई सेकंड हैंड की स्पीड कितनी होती है? पूरा 1 मिनट में तो पूरा एक रिवॉल्यूशन कर लेती है ना, जबकि मिनट हैंड को एक रिवॉल्यूशन करने में कितना घंटा टाइम लगता है? 60 मिनट्स लगते हैं। तो इसकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसकी डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। तो 30 मिनट्स की अगर बात करें तो 30 मिनट्स में जो सेकंड हैंड होगी वो कितना चल लेगी? 30 मिनट्स में सेकंड हैंड कितना, 1 मिनट में एक चक्कर चलती है, तो 30 मिनट्स में कितना चक्कर चलेगी? 30 चक्कर चलेगी, 30 राउंड चलेगी। और 30 राउंड का मतलब क्या हो जाएगा? 1 मिनट में एक राउंड पूरा करेगी सेकंड हैंड, तो 30 मिनट में 30 राउंड पूरा कर लेगी। और एक राउंड में जो टिप होगी वो 2 पाई आर चलेगी, 2 पाई आर, और इसका आर कितना है सेकंड हैंड का? 75 सेंटीमीटर। तो 75 इंटू 10 की पावर -2, इतना तो सेकंड हैंड चलेगी। और जो मिनट हैंड होगी 30 मिनट में मिनट हैंड जो चलेगी, ठीक है, वो चलेगी 60 मिनट्स में मिनट हैंड एक चक्कर लगाती है, तो 30 मिनट में मिनट हैंड कितना चक्कर लगाएगी? आधा चक्कर लगाएगी, इंटू 2 पाई आर, आर कितना है इसका मिनट हैंड का? 60 सेंटीमीटर। और ये आपको इसका डिफरेंस निकालना है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आप, बाकी तो सिंपल सब्ट्रैक्शन करके आपको डिफरेंस निकालना है, तो मेरे ख्याल से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए ओके, चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और तो 3 केसेस हैं। एक बार तो ये हमारा टावर वाला केस हो गया, ये टावर है और लेट्स से इसकी हाइट है h। एक बार मैंने बॉल को ऊपर फेंका u स्पीड से, तो ये बॉल ऐसे नीचे करके आएगी और इसको टाइम लग रहा है t1 टाइम लग रहा है। ठीक है, तो h हाइट है इसका, t1 टाइम लग रहा है। ठीक है, एक बार मैंने यहाँ पे टावर को, और इस बार मैंने u स्पीड से नीचे फेंका, इसको u स्पीड से नीचे फेंका, अभी भी टावर की जो हाइट है वो h ही रहेगी। अब टाइम लग रहा है इसको t2। ठीक है, और अब फाइनली मेरे से पूछा है कि मैं इसको u इक्वल टू 0 पे ड्रॉप करता हूँ, टावर की हाइट से ड्रॉप करता हूँ, यानी h हाइट से ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा? लेट्स से कि t3 टाइम लगेगा। तो हमसे पूछा है t3, t1 और t2 में क्या रिलेशन है। ठीक है, मतलब जो नया टाइम आया ड्रॉप का टाइम, और उसमें t1 t2 में क्या रिलेशन है। तो आइए इक्वेशन बना लेते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले तो u स्पीड से ऊपर हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, तो माइनस सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगा दूंगा, u t1 माइनस हाफ gt1 का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन इसके लिए इक्वेशन लगाऊंगा, सभी चीजें नीचे जा रही तो सब कुछ ही नेगेटिव आएगा, माइनस ut2 माइनस हाफ gt2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको g की वैल्यू 5 रखे पुट करूं तो ut1 माइनस 5t1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ut2 माइनस 5t2 का स्क्वायर। इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो u इक्वल टू t1 प्लस t2, और ये 5 बाहर आ जाएगा, तो t1 माइनस t2 और t1 प्लस t2 हो जाएगा। t1 प्लस t2 से t1 प्लस t2 कट गया, तो u की वैल्यू होगी 5 t1 माइनस t2। क्या ये समझ में आ गई?
u की वैल्यू 5t1 माइनस t2 आ गई। अब अगर u की वैल्यू 5t1 माइनस t2 आ गई तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके h की वैल्यू निकाल सकता हूँ। h की वैल्यू निकाल दूंगा, मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो h इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी t3 का स्क्वायर। होगा नहीं होगा? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? हाफ जी t3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा, लेकिन मुझे h तो पता होना चाहिए और h पता होना चाहिए t1 t2 की टर्म्स में। तो ये u की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पर पुट कर दी। की वैल्यू है, ये u की जो वैल्यू है इसको इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं और h की वैल्यू निकालते हैं। तो माइनस h, u की वैल्यू डाली मैंने 5 t1 माइनस t2 इंटू t1 माइनस 5 t1 का स्क्वायर। तो माइनस h इक्वल टू जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 t1 का स्क्वायर, t1 और t1 का स्क्वायर माइनस 5 t1 t2 इक्वल टू माइनस 5 t1 का स्क्वायर। ये कट गया तो h इक्वल टू मेरे पास आ गया 5 t1 t2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया। इससे मुझे हाइट मालूम पड़ेगी t1 t2 की टर्म्स में। अब अगर मुझे हाइट मालूम पड़ेगी t1 t2 की टर्म्स में और मुझे निकालना है t3 टाइम, तो h इक्वल टू हाफ g3 का स्क्वायर है। h इक्वल टू हाफ g3 का स्क्वायर है, यानी कि 5 t1 t2 इक्वल टू हाफ जी को भी 5 बोल सकता हूँ, 5 t3 का स्क्वायर। 5 कट गया तो t3 इक्वल टू आ गया अंडर रूट t1 t2। दिस इज हाउ वी कैन डू इट। तो ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है, जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी बार इक्वेशन लगानी है, एलिमिनेट करना है। लेकिन मैं आपको इसका एक बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट, बिल्कुल होता ना ऑब्जर्वेशन वाला तरीका बताता हूँ, और वो ऑब्जर्वेशन वाला तरीका आप ध्यान से देखिए जिसमें आपको सिर्फ चुटकियों में मालूम पड़ जाएगा इसका आंसर क्या आएगा। देखिए ये तो हमारा अंडर रूट t1 t2 आ गया। हम मैंने चारों ऑप्शन देख लेते हैं, ये चारों ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आना चाहिए? टाइम आना चाहिए। टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t1। चलो एक बार मान लेते हैं सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। तो सेकंड ऑप्शन के लिए राइट हैंड साइड में डायमेंशन क्या होता है? t1 प्लस t1, तो यानी कि t1 की पावर हाफ। t1 की पावर हाफ तो कभी डायमेंशन आ ही नहीं सकती, तो सेकंड ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता। इसी तरह से t1 माइनस t2 भी देख लीजिए आप, t1 माइनस t2 भी देख लीजिए, इसकी भी जो डायमेंशन आएगी t की पावर हाफ आएगी। डायमेंशन एनालिसिस बता रहा हूँ। और अंडर रूट t1 बाई t2 देख लीजिए, अंडर रूट t1 बाई t2, t1 और ये t1, तो ये तो t की पावर 0 तो डायमेंशन आ ही नहीं सकती। तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही फिट नहीं बैठते। ऑप्शन की अप्रोच लगा के देख लीजिए आप, और ये तरीके कई बार मेन में काम करते हैं। रिवर्स अप्रोच, इसमें भी आपकी फिजिक्स है, डायमेंशन एनालिसिस लगा रहे हैं आप, लेकिन आप अननेसेसरी इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं जा रहे हैं। आप देखिए, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो ऐसे 5 से 7 सवाल तो आपको फिजिक्स में ऐसे ही मिल जाएंगे जिसमें सिंपल डायमेंशन एनालिसिस लगा के या ऑप्शन देख के आपको सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से बोल देंगे इसका आंसर तो यही आएगा, और यही अप्रोच हम आपको जेईई मेन में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे, ऐसा था जो इसको आप चुटकी में कर सकते थे। आइए अगला सवाल देखते हैं। A particle moves in a straight line so that a displacement at any time is given by the x square equal to 1 plus t square, and its acceleration at any time is t is x की पावर माइनस n, where n इक्वल टू। तो ये एक इंटीजर टाइप का सवाल है। मैं चाहता हूँ एक बार अपना आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, खुद करें कोशिश करने की कि आप इसको अटेम्प्ट कर पाते नहीं कर पाते। एक बार इसको खुद कोशिश करें सॉल्व करने की। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार खुद जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए तो ये हमारे पास इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो आइए इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x dx बाई dt, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और t स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2t। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 से 2 कट जाएगा, मैं ऐसे लिखता हूं xv इक्वल टू t। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं xv इक्वल टू t? ये समझ में आ गया, xv इक्वल टू t। अच्छा, लेकिन मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। x, ये u इंटू वी वाला फंक्शन है, x का डिफरेंशिएट, x को कांस्टेंट रखेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। और अगर v को कांस्टेंट रखेंगे और x का डिफरेंशिएट करेंगे तो x ही मिलेगा, 1 मिलेगा, और t का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो 0 नहीं होगा, 1 हो जाएगा। तो x इंटू ए इक्वल टू प्लस वी इक्वल टू, ओके एक सेकंड, हमने यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, हम दोबारा इसको करते हैं। आइए देखिए,
एक्स वी इक्वल टू टी है, तो एक बार तो मैंने एक्स को कांस्टेंट लिया, v का डिफरेंशिएशन करा, dv बाई dt हो जाएगा एक्सेलरेशन, और फिर एक बार मैंने v को कांस्टेंट लिया, x का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt, यानी कि अगेन v आएगा तो v स्क्वायर कर सकता हूँ, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, a इक्वल टू लिख सकता हूं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। क्या ये लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। x a इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। अच्छा v की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पर, t बाई एक्स थी, नहीं थी, v की वैल्यू क्या थी, t बाई एक्स। तो अगर v की वैल्यू यहाँ पर t बाई एक्स पुट करूंगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। आएगा नहीं आएगा? अच्छा, यहां से हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एक्स क्यूब। तो मेरा जो एक्सेलरेशन हो गया वो 1 अपॉन एक्स क्यूब हो गया, या बोल सकता हूं एक्स की पावर -3 हो गया। तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी यहाँ पर 3, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3। तो मैं क्या 3 पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, लेट मी सी, अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर, है ना, और हमें इसकी सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर सही है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। ठीक है, आइए अगला सवाल लेते हैं। A train is starting from rest. First accelerates uniformly up to a speed of 80 km per hour for time t, then it moves with a constant speed for the time 3t. The average speed of the train for this duration of journey. तो ये तो बहुत सीटर क्वेश्चन है, इस तरह आसान सवाल नहीं हो सकता। एक रेस्ट से स्टार्ट कर रही है यूनिफॉर्मली अप टू स्पीड ऑफ 80 km per hour फॉर द टाइम t, देन इट मूव्स विद, तो हम पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए ये ट्रेन है ना, और u इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और यहां पर कहीं पर जाके इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, यानी कि एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, t टाइम तक, लेट्स से ये टाइम लग रहा है t टाइम तक, और उसके बाद 3t टाइम तक सेम स्पीड से ये ट्रेन चलती है, सेम स्पीड से ट्रेन चलती है। हमसे पूछा है पूरी इस पाथ की एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड हमेशा याद रखिए क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप जरूर वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, तभी आपको अच्छा भी लगेगा, है ना। वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, मुझे थोड़ी सी वर्किंग के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होगी, इसलिए मैंने ना इसको यहाँ खिसका दिया। अच्छा, टोटल डिस्टेंस निकालें, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फर्स्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अप टू स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर टाइम t, ठीक है। तो क्या हम सबसे पहले तो हम इसकी स्पीड निकालते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा हाफ a t स्क्वायर, क्या ये समझ में आया, x इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। ये तो डिस्टेंस जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन में नहीं मालूम और टाइम में नहीं मालूम। अच्छा, हमें एक और चीज मालूम है, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, इनिशियल स्पीड 0 है तो a इंटू टी, और a इंटू टी की वैल्यू में मालूम है 80 किलोमीटर पर आवर, सो आई कैन से 80 इक्वल टू जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ये मुझे 80 मालूम है, तो मैं यहां से आते कि पहले डिस्टेंस निकाल लेता हूं। तो s इक्वल टू जाएगा 1/2 80 इंटू टी, है ना। 80 की वैल्यू कितनी है, 80 की वैल्यू कितनी है, 80 की वैल्यू कितनी है, 80, तो 80/2 40, तो ये s इक्वल टू जाएगा 40t। क्या ये समझ में आया? यानी कि यहां से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मेरी वो 40t आ गई, आई नहीं आई, 40t आ गई। अब उसके बाद जो है मेरा ये 3t टाइम तो चल रहा है, 3t टाइम तो चल रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो यहां से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 80 इंटू 3t, यानी कि 240t हो जाएगी। ये डिस्टेंस मेरी 240t हो जाएगी, ये डिस्टेंस मेरी 40t थी, तो टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी होगी, 240t प्लस 40t, टोटल डिस्टेंस मेरी होगी 240t प्लस 40t। टाइम कितना लगा, यहां से आता है t टाइम लगा, यहां से आता है 3t टाइम लगा, 4t, तो ये हो जाएगा 280t अपॉन 4t, t से t कट गया, और ये 770, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। आइए चेक कर लेते हैं आंसर, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सवालों को कर सकते हैं, है ना। ओके, आगे इस सवाल को भी करते हैं। ये भी एक आसान सवाल है, हमें मालूम है कि nth सेकंड a body moves on a frictionless plane starting from rest if sn is a distance between t equal to n minus 1 and t equal to n,
एंड एस एन माइनस वन इज, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि nth सेकंड के डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये हमने पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर रेशियो दे रखा है एस एन माइनस वन और एस एन माइनस वन का। तो पहले तो मैंने ये एस एन निकाल लिया, अगर एस एन माइनस वन डालूंगा तो ये हो जाएगा u प्लस ए बाई टू। एन की जगह अगर n माइनस वन डालूंगा, एन की जगह अगर n माइनस वन डालूंगा तो 2n माइनस वन विच इज u प्लस ए बाई टू 2n माइनस थ्री हो जाएगा। क्या ये समझ में आया आपको? ठीक है। अच्छा, हमें क्या दे रखा है? रेस्ट से दे रखा है, हमें दे रखा है रेस्ट से, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, रेस्ट से जीरो जीरो हो गया। तो एस एन माइनस वन अपॉन एस एन का जो रेशियो जाएगा वो जाएगा ए बाई टू 2n माइनस थ्री अपॉन ए बाई टू इंटू 2n माइनस वन, ये कट जाएगा। ठीक है। और ये रेशियो दे रखा है 1 माइनस टू बाई एक्स। ये रेशियो क्या दे रखा है? 1 माइनस टू बाई एक्स। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब n की वैल्यू अगर हमने 10 लेनी है, n की वैल्यू हमें 10 लेनी है। अगर n की वैल्यू 10 ले ली तो ये 2 इंटू 10 20 माइनस थ्री 17 अपॉन 19 1 माइनस टू बाई एक्स। ठीक है। सिंपल n की वैल्यू पुट करिए, तो अब अगर 2 बाई एक्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 17 अपॉन 19 विच इज 2 अपॉन 19। 2 से 2 कट गया, x इक्वल टू आ गया 19। हमसे क्या पूछा था? वैल्यू ऑफ x पूछी थी, तो वैल्यू ऑफ x हो जाएगी 19। वैल्यू ऑफ x जो जाएगी 19, हम पुट करके देख लेते हैं कि 19 आ रही नहीं आ रही आंसर में। 1 9। लेट्स सी द आंसर। बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। आइए, कुछ बहुत सिंपल लल्लू सवाल भी आपको मिलेंगे जब अपन इसको पढ़ेंगे। तो एक साइक्लिस्ट, जैसे ये बहुत ही लल्लू सवाल है, एक साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट P ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर। तो यहां से स्टार्ट हुआ ये P, Q, R और S, ये डायग्राम ये ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसे स्टार्ट हुआ है एंड ट्रेवल्स इट अलोंग सर्कमफ्रेंस टू द पॉइंट S। तो P से स्टार्ट हुआ, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज फिनिश पॉइंट। यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे चलते चलते ऐसे चलते चलते एस तक पहुंचा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट, हमसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट पूछा है। क्या इसमें आपको ऑप्शन दे रखे? आप बिल्कुल दे रखे, ऑप्शन है दे रखे, तो हमें ऑप्शन को निकालना चाहिए। ये ऑप्शन दे रखे अंडर 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अच्छा, रेडियस क्या दे रखी है? लेट्स सी द रेडियस। रेडियस दे रखी है 2 किलोमीटर, रेडियस दे रखी है 2 किलोमीटर। तो ये रेडियस जो है हमारी 2 किलोमीटर की रेडियस है। ठीक है। तो हमें मालूम है अगर यहाँ से चलते यहाँ अगर डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये वाली लाइन होगी, फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल वेक्टर, ये हमारी होगी। तो लेट्स से स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आर बी हो जाएगा। ठीक है। और ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है, ये परपेंडिकुलर है, ये आर है, ये आर है, तो ये आर रूट 2 हो गया। यानी कि ये 2 आर रूट 2 मतलब 2 रूट 2 और 2 रूट 2 मतलब अंडर रूट 8। तो ये तो बिल्कुल आसान सवाल था। ठीक है, अंडर रूट 8 किलोमीटर, इसमें तो कुछ था ही नहीं। और देखें हमारा आंसर सही है या नहीं है। बिल्कुल 83% लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब सही दिया है और कुछ लोगों ने इसका जवाब भी गलत दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कई बार कितने लल्लू तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और उसमें भी बच्चे गड़बड़ कर बैठते हैं। एक बस है जो, अगेन वीडियो को पॉज करके बाद खुद ट्राई कीजिए, अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू होल्ड विद इन 4 सेकंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। तो एक बस थी, देखिए सबसे पहले तो 72 किलोमीटर पर आवर आते ही इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, 72 इंटू 5/18, यानी कि ये तो हो गया 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड से एक बस जा रही है। ठीक है, ठीक है, और इसको ब्रेक लगाया, ब्रॉट टू होल्ड है ना, यहाँ पे जाके ये रुक गई, ये रेस्ट पे आ गई। कितना टाइम लगा इसमें? 4 सेकंड लगा इसमें, लगा में 4 सेकंड लगा। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम, हमसे पूछा गया है कि यहां से यहां तक में जब इसको ब्रेक लगा के रोका गया तो ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो पहले तो हमें ये मालूम पड़े कि भाई ये इनिशियली तो मालूम पड़ गया हमें 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही थी, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही थी। हमें इनिशियल स्पीड तो मालूम पड़ गई इसकी कि ये इनिशियल स्पीड तो है इसकी 20 मीटर पर सेकंड। क्या हमें एक्सीलरेशन पता है? नहीं पता। टाइम पता है? बिल्कुल पता है, टाइम 4 सेकंड का पता है।
क्योंकि क्या हम उससे एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। हमें मालूम है कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, तो v तो 0 है, 20 इनिशियल स्पीड है, एक्सेलरेशन तो रिटार्डेशन होगा, तो a इंटू 4 यानी कि a इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन। a इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन मिला है हमें। अच्छा, हमें रिटार्डेशन मिला है और हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। अब तो हमें मालूम है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे, क्योंकि ये भी यहाँ पर भी रिटार्डेशन होगा तो इसको अपन नेगेटिव ले सकते हैं। ये फाइनल स्पीड तो 0 जाएगी, तो s इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2a, s इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2a। u की वैल्यू कितनी थी? 20, तो 20 इंटू 20 400, और a की वैल्यू कितनी है? 5 10, तो कट जाएगा, ये जाएगा 40 मीटर। सो डू वी हैव ऑप्शन? नो, वी डोंट हैव ऑप्शन। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो हमें इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। लेट्स पुट द वैल्यूज एंड सी हमारा आंसर सही है या गलत है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, और ये एक अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ये अच्छा तो क्या बोलूंगा, इजी क्वेश्चन था, है ना? ऐसे क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए। आइए अगला लेते हैं। ए बॉडी travels 102.5 meter in nth second and 115.0 meter in n plus 2 second। इसका एक्सेलरेशन बताइए। एक बॉडी इतना n सेकंड में ट्रेवल करती है और इतना n plus 2 सेकंड में ट्रेवल करती है, ठीक है? तो हमें तो नहीं पता कि भाई शुरुआत कैसे करें, लेकिन हमें मालूम है कि nth सेकंड का एक फॉर्मूला मालूम है कि एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 होता है। हम तो वो लगा देते हैं। तो nth सेकंड में कितना ट्रेवल करती है? 102.5 u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट बन गई। और n प्लस 2 सेकंड में ट्रेवल करती है 115, तो 115.0 u प्लस ए बाई 2। अब यहां पर n की जगह n प्लस 2 रखूंगा, n की जगह n प्लस 2 रखूंगा, तो मैं इस फॉर्मूले को 2n प्लस 2 माइनस 1 इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो u प्लस ए बाई 2 2n प्लस 3 हो जाएगा। ये 2n प्लस 4 माइनस 1 तो 2n प्लस 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या ये समझ में आया? ठीक है। अब क्या मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस कर सकता हूँ? बिल्कुल आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं माइनस कर लेता हूँ a बाई 2, मैंने राइट हैंड साइड को पहले लगाया, u से तो u कट जाएगा, देखिए u से तो u कट जाएगा, और यहां पर कॉमन आ जाएगा 2n प्लस 3 माइनस 2n प्लस 1, और ये आ जाएगा 102.5 से 112.5, तो ये 112.5 आ जाएगा। ठीक है, 2n से भी 2n कट गया, और ये हो गया a बाई 2 इंटू 4 इक्वल टू 12.5, 2 से 2 कट गया, a इक्वल टू आ गया 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, और हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी a particle initially at rest starts moving from a reference point x equal to 0 along the x-axis with velocity v that varies at v equal to 4 root x। तो वेलोसिटी v जो दे रखी है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा है। देखिए या तो वेलोसिटी ना टाइम का फंक्शन होगा, जैसे टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर माइनस 3t या t प्लस 2। अगर तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, ठीक है, और हमसे पूछा है एक्सेलरेशन, तो जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होता है तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, याद रखिए, ठीक है, जब टाइम का फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर है ना वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, उस समय जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इक्वल टू v dv बाई dx। तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और आइए हम इसकी को लगाते हैं और यहां से आगे चलेंगे। तो आप इसको लगाइए, सवाल को फटाफट अपने आप करके देखिए, हो रहा है नहीं हो रहा आपसे, ठीक है। अब a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, तो चलिए हम a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, तो पहले तो हम डी वी बाई डी एक्स को कोने में निकाल लेते हैं, ज़्यादा आसानी रहेगी। डी वी बाई डी एक्स को कोने में निकाल लिया, तो 4 तो कांस्टेंट है, x की पावर हाफ का डिफरेंशियल क्या होगा 1/2 x की पावर माइनस हाफ, ये कट गया, इसको बोल सकते हैं 2 अपॉन अंडर रूट एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स तो आ गया मेरा 2 अपॉन अंडर रूट एक्स, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 4 अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स कट गया 4 इंटू 2 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमारा एक्सेलरेशन आ गया पार्टिकल का। क्वेश्चन का आंसर जरूर चेक करें ताकि मालूम पड़े कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं।
हमारा आंसर भी वेरीफाइड हो गया कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और फिर हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अ ट्रेन इज मूविंग along the two parallel rail tracks towards north and 70 km per hour, and train B is moving towards south with a speed of 108 km per hour. Velocity of train B with respect to A and velocity of ground with respect to B. चलिए समझते हैं, ये ट्रेन A है, ठीक है, ये ट्रेन A है, ठीक है, और ये मूव कर रही है, कोई बात नहीं, हाँ ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, हम ऐसे बना लेते हैं डायरेक्शन को, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कौन सी स्पीड से मूव कर रही है? 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को हम बोल सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आया है? तो मेरी ट्रेन है, ये नॉर्थ की इस तरफ जा रही है, ट्रेन भी है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और ट्रेन भी है वो इधर जा रही है, टुवर्ड साउथ जा रही है। इसकी स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। 108 का मतलब हो गया 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब हमसे पूछिए, ये ट्रेन भी है, हमसे पूछिए तो एक तरह से इसकी स्पीड क्या ले सकता हूं मैं? 20 आई कैप, ठीक है, इसकी स्पीड 20 आई कैप, और इसकी स्पीड क्या ले सकता हूं मैं? -30 आई कैप। वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए 20 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी -30 आई कैप। ठीक है, अब हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी -30 आई कैप -20 आई कैप, तो ये हो गया -50। तो -50 के कितने ऑप्शन दिख रहे हैं? एक ये भी दिख रहा है, एक ये भी दिख रहा है, तो बी और सी दोनों हो सकते हैं, तो हमें एक और चीज चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो 0 होती है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, माइनस माइनस प्लस, तो 30 आई कैप, तो -50 एंड 30, -50 एंड 30 हमें आंसर मिल जाएगा, और ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सो ये हमारा एक फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने जेईई मेन के काइनेमेटिक के क्वेश्चन कराए, और यहाँ पर हम आपको अप्रोच बताएंगे कैसे कम टाइम में आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो आपको ये हमारी सीरीज कैसे लगी, मैं चाहूँगा कि आप एक बार आपको इसका फीडबैक जरूर दें, ताकि हमें और मोटिवेशन भी मिल सके और डायरेक्शन मिल सके कि हमें किस तरह के वीडियोज और शूट करने हैं। धन्यवाद।